नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम में कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। ये पहली बात होगी। काबीना की मीटिंग में उन्होंने अपनी हुकूमत की 10 तरजीहात तय की हैं और वज़रा को 3 मंत्र भी दिए हैं, यानी कि 3 नुस्खे भी दिए हैं। मोदी ने वज़रा से बेहतर हुक्मरानी, काम में तेजी और मंसूबों के नफाज पर जोर देने को कहा है और अपनी काबीना में मोदी ने तालीम, सेहत, तवानाई जैसे इशूज पर बात की है। लेकिन इंतखाबात के दौरान उन्होंने जो वादे किए थे, यानी महंगाई, बदउनवानी और बेरोजगारी, मोदी के 10 निकाती एजेंडे में कहीं नहीं है। क्या मोदी हुकूमत अपनी प्रायोरिटी बदल रही है? इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ती हैवानियत पर। बदायूं में नाबालिग बहनों से रेप के बाद बेरहमी से कत्ल उन्हें कर दिया गया है और ये घिनौनी हरकत किसी और ने नहीं बल्कि लोगों की हिफाजत करने वाली पुलिस ने की है। पहले इंतजामिया खामोश रही, लेकिन मीडिया के दबाव के बाद कार्रवाई की गई। आखिर यूपी में नज्म नस्क का इतना बुरा हाल क्यों है कि अखिलेश हुकूमत सो रही है? इंतखाबात में हार के बाद भी यूपी हुकूमत की आंख क्यों नहीं खुली है? और इन मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सिराज नकवी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज काबीना की मीटिंग में अपनी 10 तरजीहात तय की हैं। इनमें आवाम की उम्मीदों को पूरा करने और मुल्क की मईशत को पटरी पर लाना खास तौर से शामिल है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सरमायाकारी को फरोग देना भी शामिल है। तालीम, सेहत, पानी, तवानाई और सड़क जैसे शोबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। सरकार के काम में शफाफियत और मुख्तलिफ महकमों के बीच जरूरी तालमेल बनाया जाएगा। सरकारी पॉलिसियों पर तयशुदा वक्त में अमल दरामद हो, इसको यकीनी बनाया जाएगा। मोदी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी का भी हौसला बढ़ाएगी ताकि अफसरान नतीजों से खौफजदा न हो। नए ख्यालात और मशवरों का खैर मकदम होगा और अफसरान को काम की पूरी छूट मिलेगी। और कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 तरजीहात की नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा है कि मोदी की तरजीहात में महंगाई और बेरोजगारी कहीं नहीं है। सर, जो 10 एजेंडा और 100 दिनों की कार्ययोजना बनाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एजेंडा है उसमें गरीब आदमी का एजेंडा तो है ही नहीं। महंगाई का कहीं नामो निशान नहीं। सारे देश में उन्होंने यही तो कहा था कि यूपीए महंगाई कम नहीं कर पा रहा, हम महंगाई कम करेंगे। आपने उस 100 दिन के एजेंडे में जानबूझ के उसको नहीं रखा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो इस मुद्दे को भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो और भी बुरी बात है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने 100 दिन चुने हैं, हम भी 100 दिन चुनते हैं। हम 100 दिन में देखेंगे कि वो कैसा काम करते हैं। सिराज नकवी साहब, हालांकि इक्तिसादियात को बेहतर करने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस का इल्जाम है कि इसमें महंगाई का जिक्र 100 दिनों के एजेंडे में नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें आप बेहतर जानते हैं। मुस्बत बताया है खुद वजीर आजम ने इसे कि 100 दिन का जो एजेंडा है वो सबके लिए है, लेकिन अपोजिशन पार्टी कह रही है खासतौर से गरीबों और किसानों का जिक्र नहीं। देखिए, जो एजेंडा रखा है, असल सवाल यह है कि उस पर सरकार किस हद तक अमल करती है और कितना कामयाब होती है। लेकिन जो बात कांग्रेस ने कही, कम से कम मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि जिन नुकात का जिक्र कर रहे थे आप, उसमें मईशत को बेहतर करने और पटरी पर लाने की बात की गई है और उसी नुक्ते में यह भी आगे कहा गया है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे इश्यूज भी जिन पर हमने आवाम से वादा किया था उन पर हम काम करेंगे और मतलब अगर हम इन पर काम नहीं कर सके तो हमें उसका नुकसान भी, बिलवास्ता लफ्जों में ये बात कही गई, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन इश्यूज का जिक्र है, उसी पॉइंट में जिक्र है जहां मईशत को पटरी पर लाने की बात की गई है। अलबत्ता यह है कि बहुत तफसील से उसका खाका कि मईशत को पटरी पर लाने के लिए क्या इक़दाम करेगी सरकार, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, बेरोजगारी कम करने के लिए किस तरह से रोजगार के नए मौके तलाश करने पड़ेंगे, उसका कोई बहुत तफसीली खाका पेश नहीं किया गया है। जबकि ये चीज, क्योंकि हुकूमत ये पार्टी बहुत पहले से अपने इंतखाबी उसमें रैलियों में सारी बातें कर रही थी, तो ये सिर्फ 10 नुकात से काम नहीं चलता, बल्कि ये तमाम इन चीजों की तफसीलात भी आवाम के सामने आनी चाहिए थी। ये 10 नुकात बहुत सही है अपनी जगह, जो कुछ कहा आवाम सरकार ने, लेकिन इनकी तफसीलात हुकूमत को बतानी चाहिए, आवाम के सामने रखनी चाहिए कि ये जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर अमल किस तरह से होगा, क्या मंसूबा है, क्या वो करने जा रहे हैं। तो राज्यसभा के रुकन मोहम्मद अदीब साहब, सिराज साहब इस वक्त फोन लाइन
لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ محمد ادیب صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں جو ترجیحات اور 100 دنوں کا جو ایجنڈا ہے مودی سرکار کا، وہ آج کابینہ کی میٹنگ میں اسے پیش کیا گیا، لیکن کانگریس اور مخالف جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مہنگائی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ مودی سرکار شروع کے 100 دنوں میں اپنے خاص ایجنڈے سے بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جناب، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی جی بھی ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ریلی کو ایڈریس کر رہے ہیں جی، وہ الیکشن میں جس انداز سے ہوائے خواب بیچے تھے وہی لگ رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے ایجنڈا بنایا ہے آج سب کو پیش ہوا ہے، اس میں پہلا ایجنڈا تو جو سب سے جس بنیاد پر جیتے تھے مہنگائی کا، اس کا کوئی سلوشن اس ایجنڈے میں نہیں ہے۔ جی، کریکشن کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ جیتے تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قانون بنانے کے لیے 5 دن کے بعد ایک پارلیمنٹ سیشن شروع ہو رہا ہے، جی، لا بریک کر کے اپنا کیبنٹ سیکرٹری اپوائنٹ کر لیا، یہ کام انہوں نے دکھا دیا۔ جی، تو جو یہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنے ہیں، ابھی وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ابھی وہ تقریریں چل رہی ہیں ان کی، وہ خواب بک رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو دوڑ ہے اس میں ابھی ہم کو مہینہ 2 مہینے انتظار کرنا چاہیے، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ ڈرامہ کرنے والے، فلم سیریل والے اب جب جو UGC کو کنٹرول کریں گے، پروفیسروں اور سائنٹسٹوں کو پڑھائیں گے، تو پھر سوچئے ملک کدھر کو جانے والا ہے۔ بس انتظار کریں اور خیر کریں، اس ملک میں خیر ہو۔ آپ کا اشارہ HRD منسٹری کی طرف ہے۔ سراج صاحب، ادیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لگ نہیں رہا ہے کہ ابھی وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ 10 دن کے بعد، جی، 10 دن کے بعد، 8 دن کے بعد پارلیمنٹ سیشن شروع ہو رہا ہے۔ جی، جی، آپ کو اعتراض تھا کہ کانگریس پارٹی نے آرڈیننس کے ذریعے سرکار چلائی، جی، اور جبکہ یہ قانون ابھی 4 دن ویٹ کر لیتے، کیا کوئی آفت آ گئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آرڈیننس لاؤں گا، اور آرڈیننس سے پاس کر دیا۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں، اور آپ کا بالخصوص میڈیا جو ہے، جی، مودی صاحب اب چلے، اب انہوں نے یہ کپڑے پہنے، اب مودی صاحب اب ہندوستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب امریکہ پیچھے رہ گیا، چائنا دم دبا کے بھاگ گیا، اب ہندوستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ تو انتظار کریے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خواب جیسے والے، اس سے پہلے کیجریوال صاحب آئے تو انہوں نے بڑے خواب بیچے تھے، یہ خواب بیچے گئے تھے اس الیکشن میں۔ اللہ کرے کچھ اس میں بہتری ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ وقت دینا چاہیے، وقت دیجیے۔ اور یہ بحث کے مدعے نہیں ہیں، یہ 10 پوائنٹ جو انہوں نے دیے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ مدعے خراب ہیں۔ ادیب صاحب، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سراج نقوی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر صحافی۔ انہوں نے اس 10 نکاتی ایجنڈے کو حالانکہ تھوڑا مثبت بھی کہا، لیکن جو بات سب سے زیادہ خاص کر کے اپوزیشن جماعت کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ مہنگائی، جس کو پورے الیکشن میں، اور کرپشن، 2 چیزوں کو انہوں نے لایا۔ تو بہت سنجیدہ آدمی ہیں، میرا سلام بھی ان کو کہیے، اور ان سے پوچھیے کہ جو بیسک بات تھی جس کی مصیبت اس ملک میں عذاب کی طرح لگ گئی تھی، لگ گیا تھا، کہ مہنگائی سے ہر انسان پریشان تھا، چاہے پیسے والا ہو یا غریب ہو، یا غریب سے بھی غریب ہو۔ ہم پھر سراج صاحب سے جاننا چاہیں گے، آپ اس 100 دن کے ایجنڈے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مودی صاحب؟ نہیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ حکومت نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے، لیکن مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کرے گی اس کا تفصیلی خاکہ نہیں ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی آپ سے صرف یہ تھی، اس میں کہیں مثبت یا منفی کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ مہنگائی یا بے روزگاری کا ذکر ہے، لیکن مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، بے روزگاری کو کس طرح سے دور کیا جائے گا، یہ بتانا بھی ضروری ہے، یہ چیزیں عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ لیکن حکومت ایسا کرنے میں ناکام رہی ہے، تو صرف مہنگائی یا بے روزگاری کا ذکر کر دینے سے بات مثبت نہیں ہو جاتی، اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا حکومت کو، جو نہیں بڑھی ہے۔ خاص آرڈیننس کا ذکر کیا ادیب صاحب نے، اور کہا کہ سب سے زیادہ تیزی یعنی کہ دکھائی گئی اس کام کو کرنے میں۔ ہاں، نہیں، یہ بات صحیح ہے، بالکل۔ حکومت کو اپنے پہلے دن کا آغاز ہی انہوں نے جس طرح سے آرڈیننس کے ذریعے کیا ہے، اس سے ان کی نیتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور قانون جو پہلے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے، اس روایت کو توڑنے کے لیے ایک آرڈیننس لانے کا کوئی ظاہری طور پر مقصد نظر نہیں آتا۔ وہ 1-2 دن رک سکتے تھے۔ ادیب صاحب کی اس بات سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ حکومت نے بہت جلد بازی کی، اور اس جلد بازی کے پیچھے کیا سبب ہے یہ تو حکومت ہی بہتر جانتی ہوگی، لیکن اسے آپ بہت اچھی روایت نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ادیب صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ وقت دینا چاہیے۔ یوپی جو سب سے بڑی ریاست ہے ہندوستان کی، وہاں کی وزیر اعلیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم 6 مہینے تک کوئی کمنٹ سماجوادی پارٹی نہیں کرے گی۔ کیا کچھ دانشوروں کو یا آپ جیسے سیاستدانوں کو بھی اس طرح کی بات سامنے آئی ہے کہ کچھ وقت دینا چاہیے نریندر مودی کی سرکار کو ان کے طریقہ کار؟ دیکھیے، وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے۔ عوام کی یہ خواہش تھی کہ وہ جیتیں، لیکن ہم کو ذرا سب ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں، لیکن کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، اپوزیشن رہی نہیں، تو اس لیے ڈر کبھی کبھی یہ ضرور لگتا ہے
कि दुनिया ने ये दस्तूर देखा है कि तानाशाही इलेक्शन के जरिए बहुत मजबूती से कब्जा किया है उसने, यूरोप से लेकर जर्मनी से लेकर और इंदिरा गांधी तक सब हमने देख लिया। जी वो खौफ है, अगर ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार चलेगी तो वो खौफ बहुत हमारा जो है उसी की तरफ मुझे फिक्र है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो काम भी वो करें, सबसे बड़ी बुनियादी बात ये थी, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था पेट्रोलियम मिनिस्टर का, उनसे ये सवाल आप ही के एक साथी ने वहां किया था जो इंटरव्यू कर रहा था। उसने कहा भाई पेट्रोल के सिलसिले में आपकी क्या राय है, पेट्रोल और डीजल के काम का क्या होगा? तो अब उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो तो उन्होंने रवायत ऐसी डाल दी थी कि अब हम कुछ कर नहीं सकते और वर्ल्ड मार्केट के जरिए ही पेट्रोल कवर्ड होगा। तो ये जो बातें पहले कही जा रही थी, मतलब कांग्रेस से यूपी हुकूमत की तरफ से रेगुलेटरी अथॉरिटी के सिलसिले में, खजाना हिंदुस्तान खाली कर दिया, यूपीए सरकार ने बहुत बुरी शेप में छोड़ा है, हमको टाइम दीजिए। अब हमको टाइम दिया जाएगा। और बहरहाल सिराज नकवी साहब, ब्यूरोक्रेसी के बारे में खास बात इस एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को पूरी आजादी होगी काम करने की। आमतौर से ये सरकार का इल्जाम ब्यूरोक्रेसी पर लगा रहता था, कई रियासती हुकूमतों में यह खुलकर बात सामने आई है कि ब्यूरोक्रेट जो है हुकूमत को काम नहीं करने देते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने जबकि पूरी आजादी दे दी है, तो किस तरह से आप इस एजेंडे के इस नुक्ते को देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूं शबाब साहब कि गुजरात सरकार का अगर आप मामला लीजिए, वहां इतने अरसे तक, तवील अरसे तक नरेंद्र मोदी वजीर आला रहे हैं, तो वहां जो ब्यूरोक्रेसी का हाल रहा है कि जिसने सरकार के खिलाफ कोई लबकुशाई की, उसका जो कुछ हश्र हुआ यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। एक दर्जन ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, आईएएस और आईपीएस अफसरान, जिनका बहुत बुरा हाल हुआ है और आज जिस हाल में है वो, उनमें से बहुत का पता नहीं कहां है। कुछ लोग जिनका, बल्कि हद यह कि जिन्होंने हुकूमत का साथ दिया था, उनका भी जो हश्र हुआ है वो आप सबके सामने है। तो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से आजादी देंगे वजीर आजम हमारे, ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात यह कि आजादी का मतलब क्या है? हुकूमत पॉलिसियां बनाती है और ब्यूरोक्रेसी का काम उसका निफाज होता है। तो निफाज के मामले में तो आजादी जाहिर है दी ही जाएगी, लेकिन इससे बाहर जाके कोई आजादी, कोई अपनी तौर पर कोई फैसला ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं करती। तो ये बात बड़ी बेमानी सी है और लचर सी बात है, मेरे समझ से बाहर ये बात। मोहम्मद अदीब साहब, गुजरात की मिसाल पेश की सिराज नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को पूरी आजादी होगी काम करने की, कोई रुकावट नहीं बनेगी सरकार की तरफ से। तो इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, नकवी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। ब्यूरोक्रेट का काम है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा वो जी, लेकिन ब्यूरोक्रेट अगर पॉलिसी बनाने लगा तो फिर इसका क्या निजाम होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि देखिए, अभी अब ब्यूरोक्रेट में भी जो गुजरात का नजरिया रहा है, जिसका अभी नकवी साहब ने जिक्र किया है, वहां ब्यूरोक्रेट्स में भी फेवर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे और मुखालिफ ब्यूरोक्रेट्स थे। और फेवर्ड ब्यूरोक्रेट्स की मिसाल आपको ये है कि सिंघल साहब जो उनके पुलिस ऑफिसर थे, जिनके ऊपर इशरत जहां का केस था और जिनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने जो और लड़की की जो जासूसी कराई थी उसमें वो मुलविस थे। आज पहला दिन होम मिनिस्ट्री ने काम ये भी किया कि उनको बरी कर दिया और ज्वाइन करा दिया। तो जब इस तरह के फेवर्ड ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हाथ रखा जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम यह है कि पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, ब्यूरोक्रेट उसको अमल करेगा। लेकिन इनका कहना है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को पावर दे दी है, तो पावर तो ब्यूरोक्रेट के पास शुरू से थी अमल करने की, लेकिन क्या मतलब है कि वो पॉलिसी बनाएगा? मैं अभी इसीलिए आपसे मैंने कहा कि ख्वाब दिख रहे हैं, इंतजार करना चाहिए। तो ख्वाब देख रहे हैं, इंतजार करना चाहिए। सिराज नकवी साहब ने आम लोगों की, मतलब जो कहा जाए कि बहुत ही तेजी के साथ ये बात ये भी सामने आई नरेंद्र मोदी की सरकार में, और उन्होंने काबीना की मीटिंग में भी ये कहा है कि आम लोगों को पूरा मौका मिलेगा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। तो ये तो एक बात एक मुस्बत है, लेकिन आम आदमी कहां तक पहुंच पाएगा? बीच में ब्यूरोक्रेसी आड़े आएगी या फिर और दूसरी चीजें आड़े? नहीं, उसमें ये ब्यूरोक्रेसी तो आड़े नहीं आएगी, इसलिए कि उन्होंने जो ये सोशल मीडिया है इसका सहारा लिया है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है, 1000 आदमी आपसे के सामने एक मुतालबा रखते हैं, लेकिन आप उनमें से कितने मुतालबात को पूरा करते हैं और पूरा करने की बात जाने दीजिए। जाहिर है 1000 आदमी अगर सब अलग अलग तरह की बातें करेंगे तो उनको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसको कितना कंसिडर करते हैं, उन पर कितना गौर व खौस करते हैं, कितना हमदर्दाना सोच रखते हैं,
عوام کے مطالبات کے تعلق سے بنیادی چیز یہ ہے. تو اگر سرکار صرف یہی بات کہہ رہی ہے عوام کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ابھی ادیب صاحب فرما رہے تھے، یہ بھی خواب بیچنے والا ہی معاملہ ہے دراصل، کہ عوام کو یہ مطمئن کر دیا جائے کہ صاحب ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن سنیں گے اس پر عمل کتنا کریں گے، بنیادی چیز یہ ہوگی دیکھنے کی. تو ہم اپنے ناظرین کو پھر بتا دیں کہ 100 دنوں کا یہ ایجنڈا جو شامل کیا اور اپنے کام کی ترجیحات جس میں 10 نکات شامل ہیں، اس میں کہنا ہے اپوزیشن پارٹی کا بھی، اور خاص طور سے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کو پوری طرح سے واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کیا جائے گا. نہیں. پروگرام میں وقت ہو چلا ہے، یہاں پر شکریہ ادا کریں گے راجیہ سبھا کے رکن محمد ادیب صاحب کا، اور جب لوٹیں گے ناظرین تو بات کریں گے بدایوں میں حیوانیت کی کہانی کی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے سینئر صحافی سراج نقوی صاحب. فون لوٹتے ہیں. Fresh taste, Tops Jam, life में लाए मजा. हम समय समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है. हौसलों के लिए समय एक हपकी है. समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है. समय एक नाम है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है. रहिए समय के साथ. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ. اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سراج نقوی صاحب. اتر پردیش کے بدایوں میں نابالغ بہنوں سے ریپ معاملے میں ایک سپاہی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وہاں 2 نابالغ بہنوں سے ریپ کیا گیا تھا. قتل کے بعد ان کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا گیا تھا. ریاستی حکومت نے اس معاملے میں تھانہ انچارج سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے. بدایوں میں ہوئی اس واردات سے پورا اتر پردیش شرمسار ہوا ہے. پولیس نے اس معاملے میں بھی ریپ کا کیس درج کرانے گئے اہل خانہ کو خوفزدہ کر جانے کے لیے کہا تھا، لیکن بعد میں میڈیا کے دباؤ میں کیس درج کیا گیا ہے. تھانہ اسد کا معاملہ ہے جس میں 2 بچیوں کے ساتھ میں پیڑ پر ان کی لاش لٹکی ملی. پرجن کا یہ شکایت ہے کہ پہلے انہوں نے چوکی پر شکایت کری اور جو چوکی پہ کانسٹیبل تھے اور جو باقی فورس تھی انہوں نے ٹھیک سے رسپانس نہیں دیا. صبح ان کی ڈیڈ باڈی ایک پیڑ پہ لٹکی ملی. پرجن کی شکایت پر اس میں اچھے دھاراؤں میں مقدمہ درج ہو گیا ہے. ان کو آشنکا ہے کہ ان کے ساتھ میں ریپ کی گئی ہے اور ان کی ہتیا کی گئی ہے. اس میں 5 لوگ نیمڈ ہیں، 2 اس میں کانسٹیبل بھی ہیں. پنچنامہ کی اور پی ایم کی کارروائی ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کی اس میں گرفتاری بھی ہو گئی ہیں. چوکی کا اسٹاف جس میں ایک SI، ایک ہیڈ اور 2 کانسٹیبل، وہ لوگ نلمبت کر دیے گئے ہیں. اور بدایوں ریپ کیس کی زبردست مذمت کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر لکشمی کانت واجپئی نے کہا ہے کہ بدایوں کی واردات UP پر بدنما داغ ہے. بدایوں میں گھٹی گھٹنا اتر پردیش کے ماتھے پر کلنک ہے، اور اگر اتر پردیش کے ماتھے پہ کلنک ہے تو اس کی ذمہ داری اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی کی سرکار ہے. میں اسپشٹ کہنے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں کہ جس سرکار میں بلاತ್ಕಾری منتری رہا ہو منوج پارس، اس سرکار سے بلاತ್کار میں قانون ویوستھا سنبھالے کی مجھے امید نہیں لگتی ہے. اور قومی خواتین کمیشن نے بھی UP کے بدایوں کے ریپ واردات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. کے اندر کیونکہ پولیس کا محکمہ خود شامل ہے تو وہ اس میں کارروائی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ابھی آج کا دن دیکھتے ہیں کس طرح سے پرشاسن کا رویہ رہتا ہے. اگر وہ کارروائی نہیں کرتے، سنتوش جنک کارروائی سمے رہتے، تو وہاں پہ مہیلا سنگٹھنوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آواز اٹھائی جائے گی، اور یہ جو پریوار ہیں ان کو بھی جس بھی طرح کی مطلب دکھ کے موقع کے اوپر کسی بھی طرح کی ضرورت ہوگی تو ان کی بھی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ کوشش کی جائے گی.
सिराज साहब, वाकयात होते हैं इस तरह के, इस पर अफसोस का इजहार किया जाता है, कमेटी तश्कील दी जाती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन फिर एक मरतबा फिर इस तरह की वारदात होती है। और बदायूं का जो मामला वो इसलिए मुख्तलिफ है थोड़ा क्योंकि इसमें पुलिस अहलकार के भी मुलविस होने की बात आ रही है। तो पूरा नज्म नस्क जैसा कि इल्जाम भी लगाया है बीजेपी के रियासती सदर ने कि पूरी तरह से चरमराया हुआ है, तो किस तरह से इन हालात पर काबू पाया जा सकता है? और खासतौर पर बदायूं का जो ये मामला है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मामला बदायूं का हो या कहीं और इस तरह के वाकयात हों, मैं इसे सिर्फ इंतजामी नुक्ता नजर से नहीं देखता, सिर्फ इसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की उससे नजरिए से नहीं देखता। आप इससे पहले भी देखते रहे, हमारे मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस के बारे में ये बात कही जाती रही है कि उसका किरदार खराब है, वो आवाम के साथ सही तरीके से पेश नहीं आती, और पुलिस की इस्लाहात की बात होती रही है। लेकिन पुलिस की इस्लाहात की जब भी बात होती है तो उसमें कहीं भी ये बात नहीं होती कि उनको इंसानी नुक्ता नजर के साथ काम करने का सलीका सिखाया जाए। तो ये जो मामला है ये इंसानी अपनी जगह है, इसकी अहमियत कि पुलिस के जवान ही जिनका काम आवाम की हिफाजत करना है, जिनका काम खवातीन की हिफाजत करना है, जिनका काम मुल्क में नज़्म नस्क का निफाज है, अगर वही इस तरह की हरकतों पर आमादा हो जाएंगे और कानून तोड़ेंगे तो मुल्क का क्या होगा। लेकिन इससे बढ़कर यह मामला इंसानी नुक्ता नजर से भी इसको देखा जाना चाहिए कि हमने अपनी पुलिस को सिर्फ डंडा लेकर इंतजाम करना तो बताया है, लेकिन उनको इंसानी नुक्ता नजर से काम किस तरह से किया जाता है यह नहीं बताया गया। तो पुलिस के महकमे में बुनियादी इस्लाहात जिनकी बात हमेशा की जाती है, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि पुलिस को एक इंसानी चेहरा देने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए जाएं जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं। खुद साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने और दूसरे बड़े लीडरों ने यह बात कही है कई मरतबा। तो मैं ये मानता हूं कि इस तरह के इकदाम की जरूरत है कि पुलिस का नुक्ता नजर जो होता है आम इंसान के बारे में, चाहे वो खवातीन के बारे में। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि इंसानी नुक्ता नजर से भी उनकी बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग होना चाहिए जो कि पुलिस इस्लाहात में शामिल है, और इस सिलसिले में पहले भी बात हुई है। मनोज मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के। बीजेपी को जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की हुकूमत है, वाजपेयी जी ने भी कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप बदायूं के पूरे इस वाक़े को किस तरह से ले रहे हैं इंतजामी नुक्ता नजर से, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो? देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है समाजवादी पार्टी का, ये इनकी सबसे बड़ी फेल रही है। ये जितनी बात रही सत्ता में कानून व्यवस्था के नियंत्रण के बाहर रही। अब जिस तरह से ये बलात्कार सामूहिक हुआ है, बिल्कुल आप देख लीजिए जैसे लगता है कि जनरल राज है। आप अभी चुनाव है इसी इशू पर, देश प्रदेश की जनता ने आपको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपके हालात ये है कि दो लड़कियों का सामूहिक बलात्कार होता है और पेड़ पे चढ़ने से क्या मतलब है? कुछ ऐसा लगता नहीं कि हम जंगल में रह रहे हो, जिसका जो मन है वो कर ले। और पार्टी कहती है कि उसने 3 ने 80 सस्पेंड कर दिए, 4 सस्पेंड कर दिए, क्या मतलब है चीजों का? ये लगता ही नहीं कि मनोज जी, हमारे स्टूडियो में एक सीनियर जर्नलिस्ट सिराज नकवी साहब मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के ये मामला है कि पुलिस वालों को सही तरीके से इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अच्छा सलूक करें लोगों के साथ। ये मामला सिर्फ बदायूं या यूपी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये मसला है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को किस तरह से जर्नलाइज कर रहे हैं? ये बात जर्नलाइज नहीं, आप दूसरे स्टेट में देख लीजिए, बलात्कार की दर इतनी ज्यादा थोड़ी होगी। सामूहिक बलात्कार की इतनी घटनाएं अन्य प्रदेशों में शायद ही कहीं हो, और जहां है वहां की सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी पूरी तरह से। बहुत से राज्य हैं जहां पर अभी भी बलात्कार की दर है, उस तरह की बातें नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर देना है सुखो कि साहब ये पुलिस में होना चाहिए, पुलिस में धमक होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर आपकी सरकार के शासन की धमक होनी चाहिए। मनोज जी, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और रविदास मल्होत्रा कांग्रेस के लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ। रविदास जी, नाबालिग बहनों को पहले अगवा किया जाता है, फिर उसके बाद उनके साथ रेप होता है, फिर उसके बाद कत्ल होता है, पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। तो जाहिर है पूरा बदायूं शहर तो थरथरा गया है। उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस एक मरतबा फिर सवालिया निशान लगा है। जी रविदास जी, रवि जी, सिराज नकवी साहब, जैसा कि उन्होंने पूरी तरह से ये कहा है, बीजेपी के तर्जुमान थे, वो कह रहे थे कि मामला पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ही का है, दूसरी रियासत में इस तरह के वाकयात नहीं होते हैं। नहीं, देखिए वो सियासी आदमी है, उनका बयान सियासी होगा। मैं इस चीज को सियासत के नजर से नहीं देख सकता हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि जो चीजें मुझे नजर आती हैं सामने से वो नजर आए। मुझे बताइए इस मुल्क में कौन सी स्टेट ऐसी है, थोड़ा बहुत फर्क तो हो सकता है, कि जहां की पुलिस बहुत साफ सुथरी हो? क्या महाराष्ट्र में इस तरह के वाकयात नहीं होते?
क्या दिल्ली में इस तरह के वाकयात नहीं होते? क्या बिहार में नहीं होते? क्या मध्य प्रदेश में नहीं होते? क्या राजस्थान में नहीं होते? सब जगह होते हैं। अब आप गिनती लेके बैठ जाइए, आदादो शुमार लेकर बैठ जाइए और सियासत करने लगिए। बदकिस्मती यह है कि हमारे सियासतदानों ने तमाम माहौल को खराब कर दिया है। इस इशू को सियासत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि इंतजामी मसला अपनी जगह है, लेकिन इससे बढ़कर इंसानी नुक्ता नजर को अपनाने की जरूरत है। हमारी पुलिस कहीं भी, पूरे मुल्क में कहीं भी कोई पुलिस जो है वो नुक्ता नजर नहीं अपनाती है, और बदकिस्मती है कि जो सियासतदान हैं वो उस पर सियासत करते हैं। ये बहुत ही निचली सतह की सियासत है। मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं मानता, और ये इससे ऊपर उठ के हमें सोचना होगा। सबको इस तरह के इशू को कंडम करना चाहिए, ऐसी पुलिस को कंडम करना चाहिए। सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ किसी एक जगह को जर्नलाइज करने की बात उन्होंने कही। जर्नलाइज क्यों ना किया जाए? राज साहब, आपने इस्लाहात की बात उठाई है पुलिस महकमे में, और इसके अलावा भी और क्या क्या इस्लाहात की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके? देखिए, ये बड़ा तफसीली बहस का मौजू है। मुख्तलिफ मौके पर इस तरह के कमीशन बनते रहे जिन्होंने पुलिस में इस्लाहात के लिए तजावीज पेश की हैं। उनमें से कुछ पर अमल किया गया है। मसलन इस्लाहात के लिए पुलिस को जदीद तरीन हथियार दिए जाए, मसलन ये कुछ अच्छी वर्दी जाए, उनको अच्छी तनख्वाह दी जाए, उनके लिए काम का बेहतर माहौल बनाया जाए, उनको अच्छी तरह से तरबियत दी जाए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो यह है कि वो इंसानी नुक्ता नजर अपनाएं, वो अवाम के मुहाफिज बन के रहे हैं, अवाम के सर पे डंडा लेके ना खड़े हों कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे डंडा मारेंगे। ये तरीकाकार नहीं होता, और ये कोई हिंदुस्तान का मामला नहीं है, बल्कि ये और दीगर ममालिक में भी ये मसला है। जहां इंसानी नुक्ता नजर के साथ काम करने की बात कही जाती है, समझाया जाता है, वहां ये चीजें नहीं सामने आती। लेकिन बहुत से ममालिक में ये है, और उसका बुनियादी सबब यही है कि उनकी तरबियत इस तरह से होती है कि उनका काम बस सिर्फ ये लगता है कि नज़्म नस्क कायम करना है, डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना है। इससे बढ़ के उनके बारे में नहीं सोचा जाता। ओवरऑल अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जो वाकयात स्मदरी के बढ़ रहे हैं, और बदायूं का भी वाकया, हालिया वाकया उसमें शामिल है। पहले इसमें इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं देखनी जाती थी, इतना ज्यादा हालिया दिनों में इसमें काफी इजाफा हुआ। इसकी खास वजह क्या मान रहे हैं आप समाजी नुक्ता नजर से? नहीं, उसके देखिए बहुत से असबाब हैं। ये भी बड़ा तफसीली मौजू है जी। हमारा सोशल मीडिया है, उसमें बहुत सी चीजें आती रहती हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आती रहती हैं जो आज से 10, 15, 20 साल पहले नहीं थी। हमारे समाज में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीजें इस तरह की हैं। हम अपने घर में बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं करते, और जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का मसला अपनी जगह है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं बिल्कुल कि वो कोई मसला ही नहीं है। तो जब हम अवाम जरा सी चीज पर, अभी मसलन कोई बात होती है, खवातीन की आजादी की बात होती है, तो आम आदमी की आजादी की बात होती है, लेकिन उसी आजादी में जब खलल पड़ता है तो इस बात पर गौर करने की हम कोशिश नहीं करते कि इसके बुनियादी असबाब क्या हैं। तो इसके लिए एक बहुत, ये तो तफसीली मौजू है, इसमें एक मिनट में इसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि एक माहौल इस तरह से बन रहा है हमारे समाज में, जहां हम एक दूसरे के लिए, खासतौर पे मर्दों का समाज खवातीन के लिए वो जो एहतराम होना चाहिए वो उनमें नहीं रहा है। इसके लिए क्या क्या अनासिर जिम्मेदार हैं, ये तफसील से इस पर बात होनी चाहिए। तो मर्दों के तसल्लुत वाले समाज में इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, सिराज नकवी साहब बता रहे हैं कि इंतहाई तशवीशनाक है। एक बात और इस तरह के वाकयात में सिराज साहब देखने को मिलती है कि अगर जो मुतासरा है उनके लोग अगर जाते हैं, उनके अहले खाना जाते हैं, तो बहुत जल्द जिस तरह से FIR दर्ज की जानी चाहिए, जिस सलीके से वो नहीं हो पाती, वो बार बार कभी उन्हें खौफजदा किया जाता है, और कभी उन्हें हालांकि यहां तक नौबत आ जाती है कि उन्हें केस को ड्रॉप करने का दबाव भी डाला जाता है। तो ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इंतजामी उमूर का ही मामला है। हाँ, ये भी शबाब साहब लॉ एंड ऑर्डर के साथ वही इंसानी नुक्ता नजर की बात है कि एक आदमी, पुलिस का आदमी, जिसकी जिम्मेदारी है कि समाज के ऐसे लोगों को, कमजोर लोगों को तहफ्फुज फराहम करे, वो इंसानी नुक्ता नजर से नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि जिस तरह से यही मामला अगर मेरे किसी घर के फर्द के साथ पेश आएगा तो मेरा रवैया क्या होगा। दूसरों के दुख को, दूसरों के दर्द को महसूस न करना और उनको टाल देना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये इंसानियत की कमी का सबूत है। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना तो है ही अपनी जगह। तो इसको हर इस तरह के तमाम मामलात में जो चीज मैंने आपसे पहले कही थी उसी पर मैं कायम हूं कि उस नजरिए से नहीं सोचा जाता, जबकि सोचा जाना चाहिए। तो पुलिस में इस्लाहात की सख्त जरूरत पर जोर दिया सिराज नकवी साहब का, और उन्होंने ये भी कहना है कि हालांकि ऐसी बात नहीं कि सब पुलिस वाले इंसान नहीं होते, लेकिन जो लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं उन्हें बताना चाहिए इस बात को कि किस तरह से उन्हें इंसान के साथ कैसा सलूक एक दूसरा इंसान करता है। और यह भी बात सामने आई कि वो भी इंसानी नुक्ता नजर से ही देखा जाना चाहिए कि जब मुतासरीन जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। बहरहाल पूरी तरह से इसकी मजम्मत हो रही है। जो हैवानियत का नजारा यहां पर देखा गया है उत्तर प्रदेश के इस
शहर में, और मजमूई तौर पर जिस तरह से इसमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे उसकी भी मजम्मत की गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सिराज नकवी साहब का आलमी समय के स्टूडियो में आने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस गुफ्तगू को यहीं पर हम खत्म करते हैं, लेकिन आपको याद दिला देंगे कि आप हमारे चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।